अजीज साथियों, हमारी ख़वातीन, आसिम राजा साहब ने मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं और शायद यही हमारी ज़िंदगी और हमारी तहरीक की कामयाबी है। तकरीर से पता नजर आप सबको ये एहसास यकीनन होना चाहिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों के दरमियान कभी फर्क महसूस नहीं और कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है। अगर ये तरीका जिंदगी न होता तो हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकते। कहीं मजहब के हथियार से मारे जाते, कहीं जात बरादरी के हथियार से मारे जाते, कहीं अमीर और गरीब के हथियार से मारे जाते। लेकिन जैसे तैसे अपनी गाड़ी को हर मोड़ पर बचाते हुए यहाँ तक ले आए। हमें इस बात का अक्सर, हमें से मुराद मैं अपना नहीं सबकी बात करता हूँ, यकीनन इस बात का अफसोस होता है कि 4 बार मजबूत हुकूमत रहने के बावजूद किसी से कोई इंतकाम नहीं और वो इसलिए नहीं लिया कि मेरा दीन, मेरा अल्लाह, मेरे नबी इसकी इजाज़त नहीं देते। आप वाकिफ हैं, बल्कि नहीं वाकिफ होंगे, क्योंकि वो नौजवान जो यहाँ बैठे हैं वो सब पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन मैदान में मैं था, मेरी बीवी थी, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बहनें थी और मेरे सीने में इस तरह से तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल घुसे दिए गए थे तो चलाए भी गए। ऐसा नहीं था कि कोई नुमाइश थी, और चलाए भी गए, मेरे पैरों पर भी गिरे। मैंने उसके खटाके की आवाज भी सुनी, लेकिन मुझसे गोली बाहर नहीं निकली। कौन थे ये लोग? क्या वो लोग आप में से थे? नहीं, वो लोग उनमें से थे जिन्होंने किले की हामिद मंजिल जब बनाई तो रामपुर वालों के एतराज को दबाने के लिए जामे मस्जिद भी बनाई। ये बातें क्योंकि बहुत दिन से आपके दरमियान नहीं आई है और हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो बड़ों को अपने छोटों तक मुंतकिल करना चाहिए था, जो नहीं। किले की मीनार, हामिद मंजिल का गुंबद अल्लाह की मीनार से ऊंचा है। ये कभी रामपुर वालों ने गौर नहीं किया कि हमारे नवाब के तकब्बुर का ये आलम था कि उसका गुंबद अल्लाह के घर की मीनार से ऊंचा था। और इसी किले के मैदान में मैंने ये वायदा किया था रामपुर वालों से कि अगर कभी मुझे खाना खुदा बनाने की तौफीक हुई तो मैं हामिद मंजिल से ऊंची नहीं आऊंगा। और मैंने इस दुआ को कबूल किया। जौहर यूनिवर्सिटी की मस्जिद की मीनार हामिद मंजिल से बहुत ऊंची, 16 मंजिला इमारत है, 16 मंजिला मीनार है। जिन लोगों की ये सोच, जो अल्लाह की सरबुलंदी को तस्लीम करने के लिए तैयार न हो, उन्होंने इंसानों के साथ क्या किया होगा? उनके हुकूक की कितनी पामाली की होगी, कितना जुल्म किया होगा उनका। मैं एक छोटा सा वजीर था और वजीर होते हुए मैं कितना कुछ कर सका। एक शख्स जो नस्ल दर नस्ल नवाब था, बादशाह था, यहाँ का हाकिम था,
जिसके पास खजाना ही खजाना था। उसके जमाने में पक्का मकान नहीं था, छप्पर थे, कपड़े थे, लोगों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। और जब वो अपना अनाज बेचने आए थे तो उन पर गोली चली थी और उनका अनाज खून में नहा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे अजदाद की अस्मतों से खिलवाड़ किया है। वो वाकयात अगर आपको सुनाएंगे तो आपका कलेजा फिर फट आएगा। यहां से की थी हमने जिंदगी की शुरुआत, और हर उस शख्स के जमीन को झंझोड़ दिया था जिसके जिस्म से उसके जमीन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। गौर करें आप, अब से 42-45 साल पहले के रामपुर को और इस खानदान के उरूज को, उस वक्त एक गरीबों का और एक गरीब घर का तालिब इल्म का आता है और रामपुर वालों को पैगाम देता है। और पैगाम क्या है? अपनी ताकत को पहचानो, हिस्सेदारी करो, ऊंच नीच के फर्क को खत्म करो, बादशाहों, शहंशाहों, नवाबों के सामने साथ सलाम मत करो। अगर नवाबशाह सिगरेट की खाकी बिटिया फेंकता है तो उसे लूटने के लिए मत दो। उस वक्त में किन किन अलकाब से नवाजा जाता था, कितनी तस्लीम की जाती थी हमारी, और कोई भूत ऐसा नहीं होता था जो लहू से नहाया हुआ ना हो। कोई वर्कर ऐसा नहीं होता था जिसके खून में कपड़े रंगे हुए। लेकिन अल्लाह की तरफ से फतह आपकी थी। वो दिन गुजर गए, बहुत जुल्म सहे, और जो जुल्म सह कर आ रहे हैं उसके लिए अलग से इतिहास लिखा जाए। तो मैं कहता हूं कि हमारे किस्से आने वाले लोग अपने बच्चों को सुनाएं। इसलिए लाजिम है कि हम में अपने आप में, अपने अंदर में एक ऐसा इंसान और एक ऐसा मुकम्मल इंसान तैयार करें जो आज के लिए नहीं, आने वाली कई नस्लों के लिए पैगाम पहुंचाए। रामपुर ने हमेशा पैगाम दिया, रामपुर ने हमेशा एक रास्ता दिखाया। मैंने जब ये कहा था कि रामपुर वालों, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मुझ पर हंसा। मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ही कि दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि रामपुर के सब बहुत सुंदर। मैं विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान में निकाल दिया। मेरा हक कितना बनता है आप और ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता। आपने तो मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस चिलचिलाती धूप में, ऐसे सख्त मौसम में, एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है, जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है आपके सामने,
और उस मायूसी में भी आपका आज़म, आपका जुनून, आपका हौसला कम नहीं हुआ। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा तमगा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा मुल्क हैरान है और हैरतज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों है। ये बात समझ में ही नहीं आती कि क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब, हमारी गणित फेल। खुद सरकार बनाने वाले लगाते हैं तो उनकी गणित फेल। जीतने वालों को अपनी जीत का भरोसा नहीं और हारने वालों को अपनी हार नहीं। ये क्या हुआ है तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने सर झुका देना है। यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाली है। कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता ऊपर वाला, कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं। इबरतनाक अंजाम हुए हैं जालिमों के। आज मैं आसिम राजा के लिए नहीं, एक बार फिर खुद अपने लिए आपके सामने आया। मेरा कोई साथी ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी उनकी दिलासारी की, और अगर किसी की दिलासारी कर भी दी है, किसी को डांटा भी है, तो प्यार भी उसे कई गुना ज्यादा है। उस डांट में भी एक ऐसी शफकत रहती है जिस शफकत का एहसास नहीं होता। विजारत के दौर में अक्सर लोग अपना काम लेकर आते रहे और मैं ये कहता रहा हूं कि कोशिश करेंगे ना हमारी है, और वो मुझे बुरा भला कहते थे, दफ्तर से निकलते थे कि जो काम इनके कलम से होने का था उसके लिए भी ये कहते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जब वो घर पहुंचते थे तो उन्हें मालूम होता था कि उनका काम हो चुका है। मैं पहली बार लेबर मिनिस्टर था, हल्के जाड़े थे और मैं शेरवानी ज्यादा पहनता था। मैं शेरवानी पहना, अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। एक अजीब शक्ल शख्स, बड़ी हुई दाढ़ी, बेरंगम बाल, मटमैला कुर्ता पाजामा, मटमैली सदरी और एक कपड़े का रुमाल पड़ा हुआ और एक बड़ी सी फाइल उसको बड़ा नजर आई। मैंने एक दिन देखा, शायद ये मुझसे मिलने आए, वो नहीं आए। दूसरे दिन फिर मैं गुजरा और इस तरह 5-7 दिन गुजर गए। 2 दिन शनिचर इतवार की भी गुजर गए और अगली भीड़ जब आई मैं रुक गया और मैंने कहा भाई कौन और किससे मिलना चाहते हो? कहा आपसे मिलना चाहता हूं। मुसलमान नहीं था वो शख्स। उस जमाने में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, कोई पहाड़ी है मुझे। बोले डर लगता है आपसे, इसलिए आपके डर से अंदर नहीं आता। मैं अपने साथ अंदर ले गया और मैंने पूछा क्या बात? उन्होंने कहा कि 20-22 वर्ष पहले मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं घर से निकल गया। जब अरसा गुजर गया तो घर वालों ने समझा मैं मर गया, लिहाजा जो रीति रिवाज है उसमें मेरा क्रियाक्रम कर दिया गया। फिर अचानक मेरा दिमाग तो सही हो गया और मैं अपने घर वापस आ गया। अब मैं आपसे अपनी मुलाकात मांगते हैं। 22 साल पहले जो शख्स अपनी नौकरी से गायब हो गया, उसे कैसे मुलाकात की जाएगी? मैं भी परेशान। महेंद्र सिंह नाम
के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत ईमानदार सरदार। मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा कि ये मामला है और नौकरी देना है। उन्होंने कहा सरदार क्या कह रहे हैं, कैसे नौकरी दी जा सकती है कोई। मैंने कहा नहीं, आप फाइल ले जाए, स्टडी करें। लिहाजा 3-4 दिन बाद मेरे पास आए और बोले कि कंटिन्यू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें बना धारा के तहत नई मुलाजमत दी जा सकती है। मैंने कहा तो करा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके आदेश से नहीं होगा, इस पर मुख्यमंत्री का आदेश होगा। मुझे याद है तकरीबन 2.5 पेज का नोट मैंने लिखा उस पर। उसने लिखा कि हम भी परिवार के सरदार का दर्जा रखते हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रदेश के जितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी। और उसमें इतने जज्बाती जुमले थे, इतने जज्बाती जुमले थे। मुझे फाइल चली गई मुलायम सिंह जी के पास, वापस आई और फाइल के साथ साथ उनका फोन आया। मुझसे बोले देखो आजम खान, आज से तुम कभी ऐसा नोट नहीं, तुम अगर इसी मुलाजमत के लिए कहते तो मैं मना तो नहीं करता, लेकिन देखो तुम अपनी तहरीर पर देखो कितने मेरे आंसुओं के धब्बे हैं। मैं तुम्हारा नोट पढ़ता जा रहा था और मेरे आंसू के धब्बे। दोस्तों, इस एहसास के साथ हमें सरकार चाहिए, इस दिल के साथ। कभी किसी के साथ धर्म और जाति की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ जाति नहीं की। मालूम नहीं कौन भाजपा का है, कौन बसपा का है, कौन कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की अदावत है। और वो भी उसूलों की बुनियाद पर, कोई जाति लड़ाई नहीं है मुझसे। इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में किसी तरह की कोई खटास नहीं आना चाहिए। जात की बुनियाद पर और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है, मैं फेसबुक वगैरह नहीं पढ़ता, नहीं चलाता, मेरे पास नहीं है। मुझसे सिर्फ टेलीफोन में नंबर मिलाना और सुनना आता है। मैंने सुना है कि यहाँ जो शमसी और गैर शमसी का सवाल उठा रहे हैं, कब से ये शमसी वोट दे रहे हैं मुझे। क्या क्या सहा इन्होंने। एक ऐसा इलेक्शन था जिसे जीतने के बाद उनकी दुकानों पर पथराव हुआ था, लूटी गई थी उनकी दुकानें और ये कहा गया था नाउजुबिल्लाह कि तुम्हारा नबी जीत गया। उनके लिए कहते हो शमसी और गैर शमसी का सवाल उठाते हो, कहां से मुसलमान हो। मैं दूसरे मुसलमानों की बात नहीं करता, कोई मध्य में है एक शख्स जो ये कहे कि जात की बुनियाद पर मैंने उससे फर्क किया है। अगर मेरी सियासत में भी जात की बुनियाद पर कोई बहस होती है तो मैं मेरी सारी कुर्बानी, मेरी सारी तकलीफें, मेरी रातों और दिन की तन्हाइयां सब देना। कुरान के हुक्म से इनकार करते हो, कुरान के हुक्म से, अपने नबी से इनकार करते हो।
मकानों में, आधा घर आने वाले का और आधा घर मालिक का। दो बीवियां थी तो एक को तलाक दे दी थी और दूसरे से शादी कराई थी, और आज तुम बंटवारा करते हो। जो लोग जात की बुनियाद पर बंटवारा कर रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, मैं तो उनका हूं लेकिन वो मेरे नहीं है। मैं अपील करता हूं उनसे, दरखास्त करता हूं कि आज हमारी आबरू का इम्तिहान है। क्या कहेंगे लोग? मैं क्या दिखाऊंगा रामपुर से बाहर? ये आजम खान, आप तो जब खड़े होते हो जीत जाते हो, लेकिन पहली बार आपने किसी और को खड़ा किया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। क्या ये कलंक लगाना चाहते हो मेरे चेहरे पर? यही हमारा गुरूर है, यही गुरूर है हमारा कि हमने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जाट। जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारा नहीं किया। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स का साथ दें जो वाकई दिल से बहुत मासूम, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं, जिसकी पेशानी बिल्कुल साफ है। हमारा दामन तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अगर दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। हम बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है, डकैत हैं। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात है। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म का सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही है। ये दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद है ये भी मालूम नहीं। कितने नशा है इस दिल में ये दिल को भी पता नहीं। ऐसे मासूम शख्स के साथ जिसने हर कदम पर हमारा साथ दिया। इस चुनाव से पहले असेंबली के चुनाव में किस किस बेइज्जती का सामना करना पड़ा, कितना कितना बदतमीजियां हुई है इस शख्स के साथ। आज 39-42 साल की वफादारी के लिए हमें उस शख्स को अपने कांधों पर उठा लेना है और कामयाबी का परचम लहरा कर कि जो फैसला हम लेंगे इंशाअल्लाह वो फतह वही जोश, वही हौसला, वही ख़वातीन की कुर्बानी, वही नौजवानों का आज़म, वही 2 बच्चियां जो बेहोश होकर गिर गई, वही मेरे समाज की मां जिसे 5 बार लौटाया गया कि पहचान पत्र गलत है, अपनी रिक्शा से जाती थी और आती थी और कहती थी कि वोट तो मुझे देना। बेंचों से मारा गया लोगों को, और जितने बेंच बढ़े उतना ही असर मजबूत हुआ। क्या नहीं हुआ है हमारे साथ? ये इलेक्शन तो बहुत पुराना, लेकिन पिछला चुनाव पार्लियामेंट और असेंबली का किस दहशत का चुनाव था। लगता था कि लोकतंत्र है ही नहीं।
अगर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले न हुए होते हम यहाँ जिंदा नहीं करते, बिल्कुल जिंदा नहीं। कर्म तो वो करता है, लेकिन 5 बार मिल गए काबिल गुस्सा इंतजाम जमीन वाले की। आसिफ राजा का इलेक्शन उतने ही जोश और खरोश के साथ होना चाहिए जैसे आप मेरा। मैं यूं ही किसी का इंतखाब नहीं करता। गोयल साहब है, मेरे याद है, मेरे कॉलेज फेलो मैंने एक दिन रुक कर कहा कि यार हमारे साथ क्यों नहीं? बोले तुमने कहा ही कब? मैंने कहा आप कह रहा हूं। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्तों को निभाना आसान है, बहुत मुश्किल होती है रिश्तों को निभाना। आसिफ राजा से जो रिश्ता है बहुत तकलीफों का रिश्ता है। कोई राहत नहीं चाहिए उन्हें कभी, किसी सरकार में किसी के ट्रांसफर के लिए नहीं आया, किसी सरकार में किसी तरह की मराहत हासिल करने के लिए नहीं आया, न सिर्फ ये कि अपने लिए किसी के लिए भी नहीं आया। और वो इसलिए कि किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी। जो सही था वो होना था, और जो गलत था वो नहीं। थानों में दलाली नहीं होती, तहसील ने पैसा नहीं लिया था। और यहाँ के अफसरान अपने साथियों से कहते थे, जब पूछते थे भाई कहाँ हो, तो कहते थे रामपुर में है भाई, इबादत में है वहाँ। किसी को राजा से शिकायत हो तो मैं माफी मांगता हूँ। हमारे सामने बहुत बड़ा मसला है, और हमारे मध्य मुकाबले वो शख्स है जिसको टिकट हेलीकॉप्टर से पहुंचाया। एक मिठाई का दाना भी जीतने पर नहीं है। मैं कभी किसी का काम हो जाए तो उससे मिठाई नहीं देता हूं, और कहता हूं कि भाई इस काम के फिर या तो ठीक से हिसाब करो, वरना एक डिब्बे में भाई नहीं होता, ये ले जाओ, लेना है तो पूरी जरूरत दो। कल की बात है, एक साहब का, अरे छोड़ो ये सब कहने लगे, मुझे भी तो बड़ा डर लगता है ये जाने क्या वैसे उनकी साथ बिल्कुल खत्म हो गई है माशाल्लाह। अब कोई अलावा एक चैनल के NDTV के, बाकी सबका मामला सुधरेंगे। ये भी जब इन पे पड़ेगी तो ये भी सुधरेंगे। आधे से ज्यादा तो नौकरियों से निकाले जा चुके हैं, आधे से ज्यादा निकल गए नौकरियों से। जो बचे हैं अल्लाह उन्हें कायम रखे, मगर सुधरेंगे नहीं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात के दिखाएंगे भी नहीं, ये वो दिखाएंगे जो इनके काम की होगी। और ऐसा हम लोग उनके पूछेंगे जैसे खाना जाने भाई हैं, ऐसी
पहले 20-25 हमदर्दी की बातें कौम का मसला हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और उसी बीच में निकल जाए कुछ मुंह से बड़े बाजी करेंगे। बहरहाल राजा पहली बार जब अखिलेशी पार्लियामेंट का चुनाव के पक्ष लड़ रहे थे, जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कन्नौज से अखिलेश साहब लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना और उन्हें सुल्तान